हेलो, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल शिक्षा आपका अधिकार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इग्नू असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो। शिक्षा अधिकार आपका चैनल। एजुकेशन इज फॉर ऑल। शिक्षा है सभी के लिए। कैसे बनाएं असाइनमेंट, हाउ टू मेक इग्नू असाइनमेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल रहते हैं ग्रेजुएशंस में, पोस्ट ग्रेजुएशंस में, डिप्लोमा कोर्सेज में, सर्टिफिकेट कोर्सेज में। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी असाइनमेंट को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। कैसे सबमिट करें, कैसे बनाएं, क्या ना बनाएं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट एक अच्छा असाइनमेंट बना सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकता है। चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। हम फर्स्ट स्लाइड आपकी है। जैसे कि हम बात करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स के सवाल। असाइनमेंट के सवाल किस तरीके से करें, कैसे करें, क्या ना करें। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने इसमें वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप लोग सब देख ही रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट जो है वो है आपका अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट्स, शब्द सीमा के अनुसार। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर हम कितना असाइनमेंट बनाएं, कितने वर्ड लिखें, कैसे ना लिखें। देखिए आपके क्वेश्चंस के अंदर ही उसमें मेंशन होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड में करना है। मतलब प्रश्न के अंदर ही ये दिया जाता है कि आपको कितने शब्दों के अंदर आपको अपना उत्तर देना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो मेरा आपको सुझाव यही है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें जो आपके असाइनमेंट में है और उसी के हिसाब से आप अपने आंसर्स दें। जैसे शब्द आपको जितने कहे गए, अगर 500 शब्दों में कहा गया है तो 500 शब्दों के अनुसार लिखें। और 500 शब्द में भी सर किस तरीके से लिखना है। देखिए सबसे मेन चीज़ें यही होती हैं किसी भी असाइनमेंट या किसी भी उसमें, आपको क्वेश्चन ही बता देता है कि आपको किस तरीके से उसका आंसर देना है। तो मेरा आप मानना यही है कि आप लोगों को ध्यान से अपने असाइनमेंट पढ़ने चाहिए, उसके क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए, उसके क्वेश्चंस देखने चाहिए, उसके बाद ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन छोड़ें ना छोड़ें, कितने क्वेश्चंस करें, क्या ना करें। तो ये सवाल लोगों स्टूडेंट्स के काफ़ी दिमाग में रहता है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दो और पूरे के पूरे उत्तर दें। ये ना हो कि उसमें से 2 क्वेश्चन कर लिए, 3 छोड़ दिए, या 3 क्वेश्चन कर लिए, 2 छोड़ दिए, ठीक है। या 10 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें से 7 क्वेश्चन कर लिए, बाकी छोड़ दिए। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यही आपका इग्नू भी आपको यही कहता है। इग्नू की वेबसाइट पे भी और इग्नू की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और पूरे करने हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ओनली राइटिंग आंसर एक्सेप्टेबल। जैसे हमने लिखा भी हुआ है, केवल उत्तर लिखना ही स्वीकार्य है। आप अपने जब आंसर शीट में लिखेंगे, जो भी आपकी शीट होगी असाइनमेंट की, उस पर आप सिर्फ अपनी राइटिंग के ही आपके आंसर एक्सेप्टेबल हैं। कोई फोटोकॉपी नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, ऐसा कोई भी मान्य नहीं है, सब अमान्य होते हैं वो। तो मेरा आपको यही सुझाव है, गाइडलाइंस भी यही कहती हैं इग्नू की, और आपको इसी के हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि आप जब तक खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप स्टूडेंट्स के ज़्यादातर दिमाग में यही सवाल रहते हैं कि सर ये मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं, इस स्लाइड में कवर करे हैं। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रहता है इशू कि सर असाइनमेंट सबमिशन कहाँ होगा, असाइनमेंट जमा कहाँ करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहला पॉइंट ही बता रहा है इसमें, जैसे कि असाइनमेंट सबमिशन अकॉर्डिंग टू ऑल पेपर कोड्स, ठीक है। या इसमें लिखा हुआ है साफ, सभी पेपर कोड के अनुसार असाइनमेंट जमा करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है इसमें, एमपीए के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना असाइनमेंट कोड वाइज मेंशन करना है, पेपर कोड के अकॉर्डिंग देना है। पहला, जैसे कि अगर आपका 011 फर्स्ट पेपर है तो उसमें आप लिखेंगे पेपर कोड में आपका MPA 011, उसी को सेपरेट अलग तरीके से देना है। अलग ना कि ये नहीं कि बाकी के जितने भी और कोर्सेज हैं या और पेपर हैं, पेपर के जो भी आपके कोड हैं, बाकी कोड के पेपरों को भी आप इकट्ठा कंपाइल करके आप जमा कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अलग अलग सेपरेट करके दें। और हालांकि इग्नू भी आप लोगों को 6 से 8 महीने का टाइम देता है। जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है कि जुलाई 2022 का सेशन के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको
1 मार्च 2023 तक अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और डेट एक्सटेंड भी की जाती है इग्नू की तरफ से। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बड़े ही ध्यान से गाइडलाइंस पढ़नी है। आप लोगों को मेरा मानना यही है कि जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनको रेगुलर स्टूडेंट से भी ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है और अपडेट रहने की ज़रूरत है, ताकि वो टाइम टाइम पर अपनी गाइडलाइंस और इन्फॉर्मेशन जो भी यूनिवर्सिटी की साइड से आती है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सामान्य तौर पर असाइनमेंट जमा कराने के लिए 6 से 8 महीने का टाइम मिलता है, समय दिया जाता है। और इग्नू द्वारा कभी कभी असाइनमेंट जमा कराने के लिए समय समय सीमा बढ़ा दी जाती है, परंतु वो भी इग्नू द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। आप किसी के कहने पे ना चलें, किसी वीडियो के उस पे ना जाए, किसी की बात ना सुने। आप वीडियोस देख के भी एक गाइडलाइंस जरूर देखें कि आप इग्नू की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। किसी के भी कहने से अच्छा वो आप खुद उसको जाकर देखें। सेकेंड पॉइंट है इसमें प्लेस ऑफ असाइनमेंट सबमिशन। असाइनमेंट जमा कराने वाला स्थल या स्थान, कहाँ पर हम जाएं, कहाँ पे असाइनमेंट जमा होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि सर असाइनमेंट कहाँ सबमिट होगा, ऑनलाइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऑनलाइन का टाइम था वो कोविड वाला, मे बी अभी भी कुछ असाइनमेंट हैं शायद ऑनलाइन हो रहे हैं, बट ज़्यादातर ऑफलाइन ही हो गए हैं। और आपको ये भी कंफर्म करने के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको सबमिशन जो कराना है अपने असाइनमेंट्स का वो आप जाकर अपने स्टडी सेंटर पे कराएंगे। एट योर स्टडी सेंटर, अपने अध्ययन केंद्र पर जाकर ही आप अपने असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। कोई किसी को नहीं देगा, ना कोई रीजनल सेंटर पे जमा होगा, ना कहीं और जमा होगा, किसी ऑफिस में नहीं होगा, किसी कॉलेज में नहीं होगा। जो आपका प्रॉपरली तरीके से इग्नू ने आपको अलॉट किया है स्टडी सेंटर, आप उसी स्टडी सेंटर पे जाकर आप अपने असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की लिस्ट जो है वो आर अवेलेबल इग्नू साइट्स। लिखा हुआ है मैंने, रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर लिस्ट आर अवेलेबल इग्नू साइट। रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की सूची इग्नू की साइट पर उपलब्ध है। केंद्र और अध्ययन केंद्र की सूची इग्नू की साइट पर उपलब्ध है। सीधी सी बात है इसमें कि आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं। लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना रीजनल सेंटर सिलेक्ट करना है, लिस्ट के ही अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी सेंटर सिलेक्ट करना है, जो कि आपकी सहूलियत के हिसाब से आपके लिए अच्छा हो। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट जमा होने के बाद। असाइनमेंट जमा करना, इसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो भी इसी पे है। असाइनमेंट सबमिशन रिसीप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं स्टडी सेंटर पर जाके, अध्ययन केंद्र पर जाके आप अपना असाइनमेंट जमा कराने के लिए वहां पर जाते हैं, तब आपको वहां से एक रिसीप्ट लेनी बहुत जरूरी होती है, जिसको एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी कहा जाता है या स्लिप भी कहा जाता है। वो स्टूडेंट्स को जरूर चाहिए होती है। ऑल्सो कीप ए फोटोकॉपी, जेरोक्स कॉपी ऑफ द असाइनमेंट विथ यू। इग्नू की गाइडलाइंस कहती हैं कि आप अपने असाइनमेंट्स को फोटोकॉपी का एक सेट बना के रखें प्रॉपरली तरीके के। जितने भी आपके असाइनमेंट्स हैं उन सबकी एक प्रॉपरली तरीके से फोटोकॉपी करा के रखें, एक जीरोक्स करा के रखें। पर मेरा मानना यहाँ पे एक मेरा सुझाव है, मेरा पर्सनली सुझाव यही है आप लोगों को कि आप उसको फोटोकॉपी ना करा के उसकी पीडीएफ कर लीजिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करा लीजिए। जैसे फोटोकॉपी शॉप्स पे अगर आप जाते हैं, मशीनों पे जाते हैं, तो वहां पर उनकी मशीन्स के अंदर ऑलरेडी पीडीएफ बनाने की सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो आपकी फोटोकॉपी जो होगी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो या आप अपने मोबाइल से घर पे बैठ के कर सकते हैं। काफी सारे ऐप अवेलेबल हैं प्ले स्टोर्स पे जो आपको पीडीएफ बनाने में हेल्प करेंगे। तो उन सब की फोटो को खींच के आप उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि वो एक आपके पास रिकॉर्ड रहे। और हमारा लॉ जो है, आईटी एक्ट भी हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ आईटी एक्ट 2002, जहां पर लिखित दस्तावेज मान्य है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी मान्य है। तो हमारा आईटी एक्ट भी यही कहता है कि अगर आप जहां पर लिखित दस्तावेज जमा करा रहे हैं वहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी है। इन केस अगर वो कहीं खो जाता है, मिस हो जाता है, इग्नू सेंटर से कहीं इधर उधर हो जाता है बाई चांस रखने में, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट सबमिट करने में बाई चांस कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए या कहीं रख दिया जाए, भूल जाए, तो ऐसा होना लाजमी है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि बाकी स्टूडेंट जितने भी हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सिंसियरली तरीके से देखें और समझे भी, मेहनत करें। मेहनत करने के साथ साथ उसको 2 मिनट लगेगा आपको, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम लगेगा, आप उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हाथ के हाथ। नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, असाइनमेंट के निर्देश क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे असाइनमेंट में, आप ये देखिए फ्रंट पेज कैसा बने,
या फर्स्ट पेज असाइनमेंट का कैसा होगा। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। बड़े परेशान रहते हैं बच्चे कि सर ये कैसे बनेगा, किस तरीके से होगा, कैसे नहीं होगा। तो बेटा सबसे पहले जो आप लोगों को गाइडेंस दी गई है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम यहाँ पे। इग्नू के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज होती है स्टूडेंट डिटेल्स पे हम अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट डिटेल जो आपको फ्रंट पेज पे लिखनी है वो स्टूडेंट डिटेल्स में सबसे पहला आता है आपका एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर के बाद स्टूडेंट्स नेम, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोलमेंट से ही आपको एडमिशन मिलेगा। एनरोलमेंट के बाद आपका नाम आता है, फिर आपका हाउस एड्रेस आता है, फिर आपके सिग्नेचर आते हैं, डेट, प्रोग्राम कोड एंड टाइटल, असाइनमेंट कोड, स्टडी सेंटर कोड, ये सारे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। कुछ लिस्ट है जो अकॉर्डिंग टू आपको इसी के हिसाब से करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जहां पर भी थोड़ी सी भी गलती कर देंगे वहां पर बाई चांस इधर से उधर होता है तो आपको अपना रिकॉर्ड करने में या आपसे कम्युनिकेशन करने में उनको बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मेरा एक सुझाव आपको ये भी है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपना मोबाइल नंबर और अपनी स्टूडेंट ईमेल आईडी, जो आपकी अपनी ईमेल आईडी है वो मेंशन करें असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे, और अपना मोबाइल नंबर भी, ताकि इन केस अगर बाय चांस कुछ दिक्कत होती है तो आपसे कम्युनिकेशन किया जा सके किसी भी तरीके से। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे रीड क्वेश्चंस केयरफुली। जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, वो मैं बता देता हूँ इस पॉइंट में। ये रीड क्वेश्चन केयरफुली, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और रिटर्न आंसर केयरफुली और उत्तरों को सावधानी से लिखें। दोनों ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी हिसाब से अपने आंसर्स देने हैं कि क्या लिखा है, क्या लिखना है। हम पहले इसमें देखते हैं, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो ये भी एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले हम कोई भी अगर हम थियोरेटिकल एग्जाम देते हैं या कोई भी थियोरेटिकल हम असाइनमेंट लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन का। बात अपनी इंट्रोडक्शन से शुरू करें आप, जिसको हिंदी में प्रस्तावना, परिचय या भूमिका भी कहा जाता है। दूसरा उसके बाद आपकी आती है आंसर समरी। आंसर समरी हिंदी में कहा जाता है उसको उत्तर सारांश, वो लिखना बेहद जरूरी है। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिटर्न एग्जाम में या रिटर्न असाइनमेंट, कोई भी आप रिटर्न असाइनमेंट देते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें आप उस क्वेश्चंस को लेके क्या सोच पाए हो, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट डालना बहुत जरूरी होता है कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन जब तक आप नहीं करते हैं तब तक एक स्टैंडर्ड समझा नहीं जाता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। क्योंकि हम काफी 10-12 के भी बच्चे, अब तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को। तो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों का भी हम यही आप लोगों से एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोग कंक्लूड करें अपने आंसर्स को। और एक और बात जो इसमें है वो है आपके वर्ड में स्पेस हो, जो आप शब्द लिखते हैं उनमें स्पेस दिया जाए, और वर्ड्स जो आप लिखते हैं वो क्लियर और क्लीन हो। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। शब्दों में उचित दूरी बना के रखें। जब आप कोई भी असाइनमेंट लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें साफ साफ और उचित दूरी, मतलब एक तरीके से लिखा जाए ताकि उसमें पढ़ने में समझ में आ जाए, आपके एग्जामिनर को आ जाए या आपके इवेल्युएटर को आ जाए जो इवेल्युएशन करेगा आपकी। तो उसके बाद शब्दों को स्पष्ट तरीके से लिखें, स्वच्छ लिखें, ताकि साफ रखे दिखेगा तो अच्छे से पढ़ने में, चेक करने में, जब आपका असाइनमेंट चेक किया जाएगा टीचरों के द्वारा तो वो उनको समझ में आए कि बच्चे ने लिखा क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही थर्ड पॉइंट है आपका ओनली रिटन असाइनमेंट इज वैलिड। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि आपको अपने ही हैंड राइटिंग में असाइनमेंट तैयार करने हैं, कोई फोटोकॉपी नहीं, कोई जीरोक्स नहीं। अगर आप ऐसे करते हैं फोटोकॉपी या जीरोक्स तो आपको बिल्कुल ही वहां पे इनवैलिड आपका असाइनमेंट हो जाएगा। मैंने मेंशन भी किया हुआ है पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट आपका यही कहता है कि टाइप असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। असाइनमेंट मान्य नहीं है अगर वो टाइप होता है तो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टाइप नहीं करना है असाइनमेंट अपना, आपको खुद अपने हाथ से लिखना है। और असाइनमेंट के लिए कौन सा पेपर यूज होंगे, वो आपका A4 साइज की शीट यूज होगी। और उसमें भी जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप 4 सेंटीमीटर लेफ्ट स्पेस देंगे, लेफ्ट का स्पेस आप छोड़कर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे कम से कम 4 सेंटीमीटर का, जो कि गाइडलाइंस इग्नू की यही कहती हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे 6th पॉइंट पे, नो कॉपी एंड पेस्ट। जैसे कि हम यार दोस्तों में कर लेते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं फोटो को, मतलब एक दूसरे का सेम लिख देते हैं, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचें, ये सब ना करें, क्योंकि ये एक अच्छी बात भी नहीं है। और खासकर आप जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब ग्रेजुएट लेवल का ही प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, उससे ऊपर ही करते हैं, तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं आप लोगों से, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आप लोगों से कि आप एक अपनी ही राइटिंग में अपने आंसर्स को दें। उसके बाद आपका रिटर्न ईच असाइनमेंट सेपरेटली, जो आप अपना असाइनमेंट बनाएंगे उसको सेपरेटली अलग तरीके से लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपको अपना एमपीए का, अगर आप सपोज एमपीए के स्टूडेंट हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, या किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अपना सेपरेटली ही अलग अलग हर एक असाइनमेंट बनाना है। उसमें आप ये नहीं होगा कि आप सभी पेपर कोड के असाइनमेंट्स को एक साथ कंपाइल करके दे देंगे, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है आपका, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा असाइनमेंट, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें एग्जामिनर को भी दिक्कत होती है और वो बनता भी नहीं है किसी भी तरीके से, जो आपकी गाइडलाइंस कहती भी हैं, और एक सही बात भी है, क्योंकि आपको अलग मार्क्स मिलेंगे उस असाइनमेंट के, अलग तरीके से चेक होगा वो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट जो है आपका, वो है अटैच क्वेश्चन पेपर विथ असाइनमेंट। जो आप अपना असाइनमेंट बनाएंगे, सपोज आपने पहला पेपर का कोई असाइनमेंट बनाया, तो आप उसका क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएंगे उसके फ्रंट पेज के बाद, क्योंकि फ्रंट पेज पे बेटा आपकी डिटेल रहेंगी। उसके बाद जो आपका सेकंड पेज होगा वो आपका क्वेश्चन पेपर का होगा, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि बच्चे ने कौन सा कोड का वो करा है, और उसमें मेंशन होगा, फ्रंट पेज पे भी आपका कोड मेंशन होगा, और वो क्वेश्चन पेपर भी उसी के साथ होगा। सपोज एमपीए 11 के स्टूडेंट्स अगर कर रहे हैं अपना असाइनमेंट तैयार, तो उसमें एमपीए का जो क्वेश्चंस आए हैं, आपके 10 क्वेश्चन आए हैं या 5 क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको उसके साथ लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप एक अपना इंडेक्स बना सकते हो कि फर्स्ट पेपर कौन से पेज से कौन से पेज तक है। ये एक सहूलियत रहती है टीचर के लिए, और अच्छा भी लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे 9th पॉइंट जो है इसमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर, हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट फॉर असाइनमेंट वो लेनी ही लेनी है। आप स्टडी सेंटर पे जब अपना असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी असाइनमेंट स्लिप जरूर मिल जाए, और वहां पर आप बिना असाइनमेंट स्लिप के आप ना आए। जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट कराएं, तो आप अपने स्टडी सेंटर पे जो भी आपके टीचर हों, जो भी रिसीव करें उनको, तो आप एक एक रिसीप्ट उनसे लें। एक रिसीप्ट वो अपने पास रखेंगे रिकॉर्ड के लिए, और एक आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि हमें फाइल किस तरीके से यूज करनी है। आपको बिल्कुल ही कंप्लीटली तरीके से ये जो आपकी चेन फाइल होती हैं उनको यूज नहीं करना है। चेन फाइल का मतलब जो डंडे वाली, स्टिक वाली जो फाइल होती हैं, वो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी है। ये वाली जो फाइलें हैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये चेन फाइलों से कंप्लीटली तरीके से बचें। आपको ट्रांसपेरेंट फाइल लेनी है, और कोबरा फाइल लेनी है आपको। ये सारी फाइलें आपको लेनी है, जिसमें आप अपना असाइनमेंट प्रॉपरली तरीके से स्पैरल करके, या आप उसको पिन करके अच्छे से लगा सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं, ताकि आपका कोई भी पेज, फ्रंट पेज, बीच के पेज और आपका क्वेश्चन पेपर इधर से उधर ना हो, जो कि एक अच्छी बात भी है। अब नेक्स्ट पे बात करेंगे हम। यहाँ पर लास्ट पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इग्नू असाइनमेंट कैरी 30% वेटेज इन ओवरऑल इवेल्युएशन। सबसे महत्वपूर्ण विचार, इग्नू असाइनमेंट समग्र विकास में 30% वेटेज रखता है। मतलब आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स एक आप लोगों की परसेंटेज बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा, जो कि आपको ध्यान भी रखनी चाहिए, और जो कि आपको समझना भी चाहिए कि ये असाइनमेंट्स आपकी परसेंटेज को एकदम ही बढ़ा देते हैं। तो इनको बड़ी ही सिंसियरिटी तरीके से करें, बड़ी ईमानदारी से करें, क्योंकि असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस और ये जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो आप ही के हाथ में है। आप जितना अच्छा करोगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेटा आप लोगों को सबको ही ध्यान रखना है। और बाद में जो मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, इसमें मैंने साफ बोला है आपको कि असाइनमेंट इंक्रीज योर परसेंटेज। असाइनमेंट आपकी परसेंटेज को बढ़ाता है। तो आज की हमारी जो टॉपिक था असाइनमेंट्स को लेके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती थी, तो आज का टॉपिक मैं यही स्टॉप करता हूँ, अपना ख़त्म करता हूँ।
एजुकेशन इज फॉर ऑल, शिक्षा है सभी के लिए, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा विचार भी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद, थैंक्स। और इसी तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, देखें, समझें और अपना आगे बढ़ें भविष्य में। थैंक यू सो मच।